अडयाला जेल से एक गाड़ी निकलती है काले शीशों वाली। वो गाड़ी आती है पिम्स हॉस्पिटल तकरीबन 1:50 पर। पिम्स अस्पताल खाली किया जाता है, तकरीबन सख्त सिक्योरिटी कॉर्डन ऑफ। गाड़ी में से निकलते हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान और 3:30 के बाद तक वो पिम्स हॉस्पिटल में रहते हैं। वहाँ पर उनको चौथा इंजेक्शन लगाया जाता है। पिम्स हॉस्पिटल की इंतजामिया अब प्रेस रिलीज जारी कर चुकी है इस जमन में, वो आपको बताऊंगा। साथ साथ तहरीक इंसाफ मुकम्मल लाइल्म लापरवाह, दे डोंट केयर वाला सिस्टम हो चुका है। क्या कहानी है, इस पर भी बात करूंगा। इसके साथ साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब ख़त लिख रहे हैं। मंसूर अली खान साहब येल में तकरीरें फरमा रहे हैं। मंसूर अली खान साहब पे खसूसी बात करना चाहूँगा। इनको अब जाग आई है, बहुत लेट हो चुका है, पूरा पढ़ के आपको सुनाऊंगा। रिटायर्ड जजेस जनाब, सलूटों की आदत, चैन नहीं आता, रात को नींद नहीं आती। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने किस घटिया जज के बारे में कहा? कौन सा वो एक इंतहाई फारिग 2 नंबर किस्म का फ्राडिया है, उसके बारे में बात की गई है। साथ साथ बात करूंगा मरियम नवाज़ का फिल्म सिटी। जब दिमाग बंद हो तो फिल्में क्या उखाड़ लेंगी, इसके ऊपर भी बात करूंगा। ज़रा मेरी इस पर टेक थोड़ी सी फ़र्क है, थोड़ी हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग ही लग जाए कि जनाबे वाला ये अदील राजा साहब क्या फरमा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है फिल्म सिटी बनना। लेकिन हमारी कहानी ज़रा इसमें थोड़ी सी फ़र्क है, थोड़ी सी ज़रा वो ख़राब है, तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे एक छोटी मोटी। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है। ये बता दीजिए जो नई टाइमिंग्स है वीडियो की, वो आपको ज़्यादा सूट कर रही है कि नहीं कर रही, क्या आप तक ये वीडियो पहुंच पा रही है, कमेंट में ये बताइएगा। या आपको मुझे अभी तक सर्च करना पड़ता है, क्या मैं अभी तक बड़ा आदमी नहीं बन सका। जनाबे वाला इमरान खान साहब को रात 1:50 पे उनकी एंट्री हुई पिम्स हॉस्पिटल। चौथा उनको इंजेक्शन लगाया गया। कहा यह जाता था कि 3 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन अब चौथा इंजेक्शन भी इमरान खान साहब को लगाया गया है। इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या कहा है, वहाँ से पता चलता है कि तहरीक इंसाफ को कुछ पता नहीं था। उनका कहना है, इट वॉज जस्ट कन्फर्म टू मी दैट खान साहब वॉज टेकन टू पिम्स लास्ट नाइट फॉर आई इंजेक्शन एंड मेडिकल चेकअप. I would add that whatever the treatment or concerns remain unanswered. Khan Saab and Bushra Bibi shifted to hospital for treatment under the supervision of personal doctors accompanied by family members. This is their fundamental right. We have been demanding its implementation since long. आपकी डिमांडों से क्या होता है भाईजान? कौन आपको सुनता है, कौन आपको लिफ्ट कराता है? प्रेस रिलीज पिम्स की जो आई है, उनने मेडिकल केयर अपडेट मिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी स्टैंडर्ड जेल रहता है। मिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी एज 74 was brought to PIMS for a follow-up eye treatment, 4th intravitreal injection on 28th April 2006. Prior to the procedure, he was examined by ophthalmologist, क्या पढ़ा ही नहीं जा रहा, and was found to be clinically stable. His optical coherence tomography was performed, which showed clinical improvement. After obtaining informed consent and monitoring, adopting all standard precautionary measures, and ये ना समझना कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरी नज़र कमज़ोर है, okay, he was injected with 4th dose under guidance of microscopy by the surgeon. The procedure was performed as a daycare surgery. During the course of his stay, he remained vitally stable before, during and after the procedure, and was discharged along with instructions फॉर फर्दर केयर एंड फॉलोअप एडवाइस एंड डॉक्यूमेंट्स। साथ साथ इमरान खान से काफ़ी सारी गप्पे भी मारी, उसके ऊपर भी देख लेंगे क्या होगा, क्या आती है खबर। दूसरी तरफ जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक अदद खत लिख मारा है। बाबर सत्तार साहब ने आर्टिकल 200 का हवाला देते हुए जुडिशल कमीशन के सरबराह काजी तो खैर या अफरीदी साहब के नाम एक ख़त लिखा है और कहा है कि जी मुझे पर्सनल हियरिंग इलेक्शन कमीशन इजलास से पहले मुझे सुना जाए ट्रांसफ़र। बाबर सत्तार का नाम ट्रांसफ़र के लिए ज़ेर गौर जजेज़ में शामिल है। इनको पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। ये याद रखिएगा, किसी भी कोर्ट रिपोर्टर से पहले, किसी भी सहाफ़ी से पहले आपको ये खबर आपके भाई, आपके खातिम अदील राजा ने बताई थी। मैंने ट्वीट की थी ये खबर बाकायदा, उसके बाद सारे नाम पढ़ के सुनाए थे करामत मुगल के वीलॉग में, अपने वीलॉग में भी। तो ये मत भूलिएगा कि खबर किसकी थी। बाकी गिद इस पर बाद में इस खबर को नोचने के लिए आए हैं। जजेस जो ट्रांसफ़र होने हैं उनमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इनको भेजे जाना है पंजाब, लाहौर हाई कोर्ट, बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट, समन रिफत सिंध हाई कोर्ट, और जस्टिस अरबाब ताहिर और खादिम सुमरो, और अरबाब साहब बलूचिस्तान, सुमरो साहब सिंध। सुमरो साहब मेरी इतलात के मुताबिक खुद जाना चाहते हैं सिंध। आज अदालत में उन्होंने सबको अल्लाह हाफिज़ भी कह दिया है कि जैसे कि उनको उम्मीद है कि वो
जा रहे हैं। समन रिफत साहब को सिंध भेजा जाएगा, जहां उनका प्रिंसिपल बार भी है, असूली तौर पे भेजा नहीं जा सकता, लेकिन देखिए क्या होता है। वो वाहिद इकलौती फ़ीमेल जज हैं इस अदालत में, ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके अलावा कोई फ़ीमेल जज नहीं है, और बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी दबंग किस्म की, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स। इसके बाद जो अरबाब ताहिर साहब है, इन्होंने इस रजीम के लिए बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दी, इसके बावजूद इनका नाम आ गया। अरबाब ताहिर साहब परेशान हैं, वो नहीं जाना चाहते कोयटा, जबकि मोहसिन अख्तर ज्ञानी और बाबर सत्तार इंजॉय कर रहे हैं। आई डोंट नो जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते, ये मैं नहीं जानता। इसी मसले पर मंसूर अली शाह साहब ने बड़े सीरियस सवाल उठाए हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को एक कठपुतली भी करार दिया, और उन्होंने कहा जी ये इनेबल थे, जुडिशल इंडिपेंडेंस को डिफेंड नहीं कर सके, और वो कह रहे हैं कि जी मोस्ट डिमांडिंग इंस्टीट्यूशनल रेजिस्टेंस का टाइम था, और ये साइलेंस और अकोमोडेशन से मीट किया गया। इन्होंने ये लॉ स्कूल में स्पीच की थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, उसमें इन्होंने बातें की थी सारी कि जी माय कोलीग्स साइलेंस वाज इट्स ओन वर्क, कि जब हम शोर मचा रहे थे तो मेरा कोलीग जो था वो चुप करके बैठा था, कोई कलेक्टिव स्टेटमेंट, कोई रिफ्यूज़ल नहीं था, कोई एक्ट ऑफ प्रोफेशनल सॉलिडारिटी नहीं था। उड़ा के रख दिए इन्होंने याया अफरीदी को। याया अफरीदी डिज़र्व करते थे ये सब उड़ाया जाना। लेकिन मंसूर अली शाह साहब से मेरा ये सवाल है कि शाह जी, जब 2 सूबों में हुकूमत तोड़ी गई थी तो उस टाइम आप उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने इस मसले को कंट्रोवर्शियल किया, हुकूमत को ये चांस दिया। आज़म नज़ीर तारिक जैसों को आपने एक फुट नोट लिख कर दिया था, जिसके बाइस वो फैसले को तब्दील करने की कोशिश की, उसके बाद वो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप लोगों ने भरपूर सियासत की उस टाइम पे, फैसला इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। आज आप बैठ के भाषण देते हैं, रिटायर होकर इस्तीफ़ा दे के भाग गए, लड़े भी नहीं आप लोग, तो यू डिज़र्व्ड इट, आई गेस यू गॉट इट राइट व्हाट वाज कमिंग फॉर यू। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपके साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। फिर बुज़दिल लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं होती, बुज़दिल लोगों की कोई इज्जत भी नहीं होती, और ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने छोटे फ़ायदे के लिए इस तरह की हरकत करते हैं, उनके साथ फिर ऐसा ही हुआ करता है। अब क्या फ़ायदा येल में जाके तकरीरें करना। येल वालों को ये भी तो बताया ना कि मैंने इससे पहले क्या किया था। आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन से, क्यूट से भी हैं आप, लेकिन चवलें जो आपने मारी हैं उसका भी तो हिसाब देना पड़ेगा ना भाई। और इसके साथ साथ मोहसिन अख्तर ख्यानी साहब आज रिटायर्ड जजों पर भड़क उठे। ये शौकत सदीकी साहब टाइप जो लोग हैं ना, उनको उन्होंने कहा, उनको बताया गया कि ये ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जज लगे। वो कहते हैं एक तो रिटायर्ड जजों को चैन नहीं है, जितनी खराबी रिटायर्ड जजों ने की है, इनको रात को सोने नहीं देते। सलूट जो बचते हैं ना इनको, जब हाजिर सर्विस होते हैं इनको सोने नहीं देते। उन्होंने बड़ी सख्त बीमारी वो बताई है। उन्होंने कहा जी इनको रात को नींद नहीं आती, सो नहीं पाते ये लोग, इनको नींद नहीं आती, तड़पते हैं ये, रातों को जागते हैं कि किसी तरीके से कि मैं है ये मुझे कोई ओहदा मिल जाए। ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी ये धाड़े मार मार के रोता था, ये इनकलाबी था, ये पता नहीं कौन था, इसने किससे पहाड़ों से टक्कर ले ली थी। उसके बाद 2 दाने फेंके गए, 2 दाने। वो होता नहीं है, एक दफ़ा पता नहीं आप लोगों में से कोई कबूतरबाजी करता है कि नहीं करता, क्योंकि मैं हर किस्म का बाज हूँ, तो मैंने कबूतर दूसरों के पकड़े भी हुए हैं, ठीक है। वो नखरे करता है, कबूतर है गुटर गुटर कर रहा है, क्या दाने फेंकते आप, तो पहले ज़रा सा दीवार पे बैठा है आके, तो आप थोड़ा पास दाने फेंकते हो, दीवार से नीचे उतरता है, फिर वो दाने का ट्रे लगा के ना आप उसको वो डब्बे में बंद करते हैं, या उसको खाने में बंद करते हैं, या उसको पिंजरे में बंद करते हैं, या डरबे में बंद करते हैं। तो ऐसे ही ये 2 दाने, ये वो कबूतर भी नहीं है जो थोड़ी देर डांस करके नखरा टखरा कर सकें, उतरे सीधा टक करके और साथ डब्बे में खुद ही बढ़ गए कि सर बताएं किधर बैठने, आपने आपकी मर्ज़ी से हम अंडा देंगे, कुड़क भी आपकी मर्ज़ी से ही होंगे। तो खैर बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। दूसरी तरफ मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहब ने अरबों रुपया लगा के एक फ़िल्म सिटी लाहौर में बनाने का फ़ैसला कर लिया, और एक AI मॉडल भी, उसका एक ग्राफिक 3D मॉडल भी शेयर किया गया, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त एक ऑस्ट्रेलिया की वो जो बिल्डिंग है आइकॉनिक ओपेरा का हाउस, उस तरह की बिल्डिंग भी दिखाई गई है। उन्होंने कहा जी मरियम नवाज़ का विज़न है ये। सवाल मेरा ये है कि फ़िल्म सिटी बनाने से क्या हो जाएगा। ये मैं अव्वल तो इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि यहाँ पर फ़िल्म सिटी बना के हुकूमत जो है उसमें फ़िल्में प्रोड्यूस करे। फ़िल्म सिटी बनाने से क्या हो जाएगा, हमारे फ़नकारों के हालात आपने देखे हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, हमारे राइटर्स आपने देखे, क्या मरियम नवाज़ जो फ़िल्म सिटी बनाएंगी वो बनाने से हम रंग दे बसंती जैसी फ़िल्म प्रोड्यूस कर सकेंगे, जिसमें एयरफोर्स के जहाज़ को उन्होंने फ्लाइंग कॉफिन करार दिया था? क्या हम शूटर जैसी कोई फ़िल्म स्टोरी लिख सकेंगे जिसमें वो बताते हैं कि इस तरह सेनेटर्स और जर्नैल जेनोसाइड में होते हैं और जंगें मुसल्लत कर रहे होते हैं? क्या हम ओ माय गॉड जैसी फ़िल्म कोई प्रोड्यूस कर सकेंगे जिसमें एक बंदा भगवान के ऊपर केस कर देता है? क्या PK जैसी फ़िल्म प्रोड्यूस कर सकें जिसमें मज़हब में खामियां तलाश की गई? बताएं। उड़ता पंजाब जैसी फ़िल्म प्रोड्यूस कर सकेंगे? मैं कुछ पंजाबी की दे रहा हूँ, कुछ आपको इंग्लिश दे रहा हूँ,
बताइए क्या 1983 दिलजीत दोसांझ और सोनम बाजवा की मूवी है, वैसी मूवी प्रोड्यूस कर सकेंगे हम? कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी प्रोड्यूस कर सकेंगे हम? हमारे हाल यहाँ पर ये है, ज़हन हमारे बंद हैं। किसी फिल्म में कोई बारिश वाला गाना डाल देंगे तो अज़मा बाजी आ जाएंगी, किक्के मार मार के वो गाना तोड़ देंगी। किसी फिल्म में कोई ऐसा सीन डल जाएगा तो उधर से भाई लोग आ जाएंगे कि ये फिल्म बंद कर दो। वहाँ पर तो आप हॉलीवुड तो छोड़ें, बॉलीवुड में देख लें वहाँ पर किस किस किस्म की फिल्में बनती है। रंग दे बसंती क्लासिक एग्जाम्पल है। क्या हम शाहरुख खान की जवान जैसी मूवी प्रोड्यूस कर सकेंगे, जिसमें बताते हैं फ़ौज में करप्शन कैसे हो रही है, हुकूमत कैसे फॉल्टी वेपन्स खरीद रही है? क्या वैसी मूवी प्रोड्यूस कर सकेंगे? अब बीच में मैसेज देखिए, बाकी फ्लफ को तो छोड़े ना आप। हमारे यहाँ पर ISPR खुद भी ड्रामे बनाता है। आपने वो ड्रामा देखे हैं? हमारे यहाँ पर अभी क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है, बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है कि ISPR ने ड्रामा बनाया। एक जनरल साहब का बेटा था, फौजी था, फौजी का कुत्ता बड़ा ब्यूटीफुल था, फौजी की बीवी भी फौजी थी, वो दोनों टॉपर थे। एक सबसे नालायक था, वो सियासतदान था। एक लावारिस लुक्का था जिसकी बहन का कैरेक्टर ठीक नहीं था, वो जर्नलिस्ट बन गया। एक जो बैंड वाले मास्टर टोटो का बेटा था वो सिविल सर्वेंट बन गया। और ये चारों बड़े अच्छे दोस्त थे। ठीक है, ये हमारा कंटेंट है ड्रामों का। हम क्या बनाएंगे? सास बहू वाला और इस तरह का कंटेंट क्या फिल्म बनाएंगे? जब ज़हन ही नहीं है, जब काम करने की आज़ादी ही नहीं है, तो फिल्म क्या बनेगी? मरियम नवाज़ के ऊपर ग्रेटनेस के ऊपर बिल्कुल फिल्म बना लें जी आप। नवाज़ शरीफ की ग्रेटनेस, जरदारी की ग्रेटनेस, बिलावल के हुस्न के ऊपर, आसफा जरदारी की स्ट्रगल के ऊपर, मरियम नवाज़ के ऊपर कुछ यही फिल्में बना सकते हैं आप। यहाँ पर फील्ड मार्शल के ऊपर 4 फिल्में बना लें। इसके अलावा क्या बनाएंगे? ये नहीं मैं कह रहा कि भारत में और इधर प्रोपेगेंडा फिल्में नहीं बनती होंगी, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या बनेगा? जहन जब बंद हो, सोचों पे जब पैरे हों, एक एक लफ्ज़ जब आपका देखा जाए। और मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं टीवी में रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, मुझे पता है कैसे होता है।